नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे वेटनरी फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इससे पहले वाले जो फार्मेकोलॉजी के वीडियो में अपन ने देखा था, फार्मेकोलॉजी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली होती है, जनरल टर्म्स होती है। फार्मेकोलॉजी क्या है, फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेकोकाइनेटिक, पोसोलॉजी, फार्मेकोपिया और उपचार पर्ची, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था उसमें। और आज की जो क्लास होगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, वेटनरी फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड छोटा सा पॉइंट है कि दवाओं को या औषधियों को उनके प्रभाव के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया है, कैसे कैसी टर्म्स यूज में ली जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा औषधियों का वर्गीकरण। औषधियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे अपन कि उनका एक्शन क्या होता है, उस दवा का क्या प्रभाव है, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र से संबंधित जो दवाएं होती है उनके बारे में। तो पहली दवा जैसे लिखी हुई है माउथ एंटीसेप्टिक। वे दवाएं जो मुख या मुख गुहा को संक्रमण रहित करने का कार्य करती है, उन्हें क्या कहते हैं, माउथ एंटीसेप्टिक्स। तो इसका एग्जाम्पल लिया अपन ने माइल्ड H2O2 सॉल्यूशन, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे और उसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, माउथ एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट देखिए इसमें सियालोगोग्स, यानी सियालोगोग्स का क्या मतलब है, वे दवाएं जो लार का स्त्रावण बढ़ाती है। लार का स्त्रावण बढ़ाने वाली दवाएं क्या कहलाएगी, सियालोगोग्स। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पाइलोकार्पिन। ठीक है, सियालोगोग्स का एग्जाम्पल क्या होता है, पाइलोकार्पिन। और क्या लिख सकते हैं अपन, नक्स वोमिका। तो अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि लार के स्त्रावण को बढ़ाने वाली दवा कौन सी होती है, सियालोगोग्स। देखिए आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से कम एक प्रश्न अपने एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना है, यहाँ पे अपने को बहुत ही काम की चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अपने एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। इधर आ जाओ अब। तो सियालोगोग्स पढ़ा अपन ने, जो लार का स्त्रावण बढ़ाती है। अब इसका उल्टा कर देंगे अपन। ठीक है, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ताकि अपने को याद करने में आसानी रहेगी। नंबर 3 देखिए, सियालोगोग्स के बाद में, सियालोगोग्स में क्या पढ़ा अपन ने, लार का स्त्रावण बढ़ाती है। अब लार का स्त्रावण कम करने वाली जो दवा होगी उसे क्या बोल देंगे, एंटी सियालोगोग्स। एंटी सियालोगोग्स यानी वे दवा जो लार के स्त्रावण को कम करने का कार्य करती है, उन्हें क्या बोल देंगे अपन, एंटी सियालोगोग्स। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे अपन, एट्रोपिन। ठीक है, तो एंटी सियालोगोग्स हो गया, लार का स्त्रावण कम करेगी, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एट्रोपिन हो गया। नेक्स्ट देखिए कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का क्या मतलब होता है, वे दवाएं जो रूमन के अंदर जो गैस बन गई है, ठीक है, आफरा आ गया है, जैसे आफरा का जनरल केस होता है फील्ड में। कार्मिनेटिव क्या होता है, आफरा या रूमन से गैस को बाहर निकालने का कार्य करती है, बाहर निकालने के लिए। ठीक है, निकालने के लिए। तो वे दवाएं जो रूमन में बनी हुई गैस को बाहर निकालने के लिए काम में ली जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, कार्मिनेटिव। इसका सामान्य एग्जाम्पल क्या है अपने पास, हींग। ठीक है, जनरल रेमेडीज है, हींग सभी आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि हो गई कार्मिनेटिव के रूप में। तो कार्मिनेटिव के रूप में किसका काम यूज में ले लेंगे अपन, हींग को, जो क्या करती है, रूमन में निर्मित गैस को बाहर निकालती है। एंटीजाइमोटिक्स। ठीक है, तो एंटीजाइमोटिक्स कौन सी दवाएं हो जाएगी, जो आहार नाल में गैस के उत्पादन को कम करती है, या क्या बोल सकते हैं अपन, रूमन में या आहार नाल में, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में, आहार नाल में गैस का उत्पादन कम करती है। ठीक है, उत्पादन कम करने के लिए काम में ली जाती है। उन औषधियों को अपन क्या कहते हैं, एंटीजाइमोटिक। इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं तारपीन और अलसी का तेल का मिश्रण। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल एंड लिनसीड ऑयल, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है, एंटीजाइमोटिक होता है। एंटीजाइमोटिक का क्या मतलब होता है कि वे दवा जो आहार नाल में या पाचन तंत्र में गैस का उत्पादन कम करती है, उत्पादन को ही कम कर देगी। जबकि कार्मिनेटिव क्या होती है, गैस को बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए इसमें लग्जेटिव।
लग्जेटिव क्या होते हैं? लग्जेटिव वे औषधियाँ हैं जो मल को क्या करती है? सॉफ्ट कर देती है, मल को सॉफ्ट करके बाहर निकालने का प्रयास करती है, उन्हें क्या कहते हैं? लग्जेटिव। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे अपन? लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन हो गया, ठीक है, यानी मल को नरम करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? लग्जेटिव। नेक्स्ट देखिए परगेटिव। परगेटिव वे औषधियाँ होगी जो गोबर के निष्कासन को बढ़ाएगी, ठीक है। जानवर बंद हो गया यानी गोबर नहीं कर रहा कई दिनों से, तो उसको क्या देना पड़ेगा अपने को? परगेटिव। परगेटिव का क्या मतलब है? उसके मल निष्कासन की प्रक्रिया को बढ़ा देगी। तो परगेटिव में क्या काम में ले सकते हैं अपन? कैस्टर ऑयल, ठीक है, अरंडी का तेल परगेटिव का काम करता है। कैस्टर ऑयल को क्या बोल सकते हैं अपन? दस्तावर भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी दस्त को बढ़ाने के लिए काम में ली जाने वाली औषधि कौन सी होती है? परगेटिव या कैस्टर ऑयल, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये अपन ने क्या पढ़ी? पाचन तंत्र से संबंधित औषधियाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रिवाइज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। माउथ एंटीसेप्टिक हो गया, सियालोगोक्स, एंटीसियालोगोक्स, कार्मिनेटिव, एंटीजाइमोटिक, लग्जेटिव, परगेटिव। इसके अलावा रूमिनोटॉनिक भी ले सकते हैं। रूमिनोटॉनिक क्या होती है? जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, यानी पाचन को आसान करती है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? ईस्ट कल्चर वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये हो गई पाचन तंत्र से संबंधित औषधियाँ। नेक्स्ट देखिए श्वसन तंत्र से संबंधित औषधियाँ। तो सबसे पहला देखिए इसमें एनालेप्टिक, या इसको क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, यानी श्वसन दर एवं श्वसन की गहराई, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? एनालेप्टिक कहलाती है। ये कब काम में ली जाती है? जैसे मान लीजिए जानवरों के बाड़े में आग लग गई, तो जानवरों को क्या हो गया? धुआं चला गया शरीर के अंदर, या कोई भी जहरीली गैस चली गई शरीर के अंदर, तो उस जहरीली गैस को जो ब्लड में पहुंच चुकी है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देना पड़ेगा, जिससे उसकी श्वसन दर भी बढ़ जाएगी और श्वसन की गहराई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन दोनों बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा? वो जहरीली गैस है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी और उसकी जगह क्या पहुंच जाएगी? ऑक्सीजन। इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं अपन? डोक्साप्राम, ठीक, ये हो गई एनालेप्टिक। नंबर दूसरा देखिए एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स वे दवाएं होती है जो श्वसन तंत्र या फेफड़ों में जमा कफ को पिघलाकर बाहर निकालने का कार्य करती है। या क्या बोला मैंने? फेफड़ों में जमा कफ को तरल बनाकर निकालती है। ठीक है, ऐसी औषधियों क्या पढ़ सकते हैं अपन? एंटीटूसिव ड्रग्स। एंटीटूसिव ड्रग्स ये क्या करती है? जो श्वसन तंत्र में कफ जमा हो गया, ठीक है, उसको बनने की प्रक्रिया को रोकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते? जैसे खांसी हो गई, खांसी की दवा, खांसी की दवा में क्या होता है? कोडीन सल्फेट, ठीक है, कोडीन सल्फेट। हमने क्या पढ़ा है? एनालेप्टिक पढ़ा, एक्सपेक्टोरेंट पढ़ा, एंटीटूसिव पढ़ा। नेक्स्ट देखिए श्वसन तंत्र से संबंधित जो दवा होती है वो कौन सी हो सकती है? ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर यानी श्वसन तंत्र को क्या करेगी? ये डायलेट करेगी, रिलैक्स करेगी, फैलाएगी। ब्रोंकोडाइलेटर कौन सी दवाएं होती है? जो श्वसन तंत्र या श्वसन नलिकाओं को फैलाने का कार्य करती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? डेरिफाइलिन। नेक्स्ट देखिए ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, नाम से पता लग रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टर यानी श्वसन तंत्र को ये क्या करेगी? सिकुड़ने का कार्य करेगी, यानी संकुचन उत्पन्न करेगी श्वसन तंत्र में। तो ऐसी औषधियों को क्या बोलेंगे अपन? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन? एस्प्रिन ले सकते हैं, या कोई भी नसेड्स हो, NSAID, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। कोई सी भी नसेड्स जो होती है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का कार्य करती है। सामान्य एग्जाम्पल के लिए अपन ने एस्प्रिन भी एक प्रकार की नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ही है, ठीक है। तो ये क्या करती है?
ब्रोंकियोल्स यानी श्वसन तंत्र को संकुचित करने का कार्य करती है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको एस्प्रिन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का कार्य करती है और उसकी अस्थमा है उसकी दिक्कत को ज़्यादा बढ़ाएगी। ठीक, ये क्या पढ़ी अपन ने, श्वसन तंत्र से संबंधित सामान्य सी जो दवाएं होती है उनको कैसे विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है एक। तो ये क्या क्या हो गया अपने पास, पाचन तंत्र से संबंधित औषधियाँ और श्वसन तंत्र से संबंधित औषधि। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स किसे कहते हैं? वे औषधियाँ जो मूत्र निष्कासन या मूत्र त्याग को बढ़ाती है। ठीक है, अपनी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मूत्र त्याग को बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है। तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? डायूरेटिक्स। एग्जाम्पल ले अपन इसका, तो क्या बोल देंगे, मैनिटोल हो गया, मैनिटोल। ठीक है, और स्पाइरोनोलैक्टोन डायूरेटिक्स हो गया जो मूत्र त्याग को बढ़ा रही है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोलिक्स, इक्बोलिक्स। इक्बोलिक्स वे औषधियाँ होती है जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाती है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? इक्बोलिक्स बोलते हैं। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने वाली औषधियाँ, गर्भाशय का संकुचन यानी यूट्रस के कॉन्ट्रक्शन को बढ़ाएगी, संकुचन को बढ़ाती है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन? ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन। ठीक, नेक्स्ट देखिए टोकोलाइटिक्स, टोकोलाइटिक्स। तो टोकोलाइटिक्स कौन सी औषधियाँ होती है? वे औषधियाँ जो गर्भाशय के संकुचन को कम करती है, या क्या बोल सकते हैं अपन, यूट्रस को शिथिल करती है, गर्भाशय को शिथिल करती है। तो गर्भाशय को शिथिल करने वाली औषधियाँ क्या कहलाएगी? टोकोलाइटिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन? प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन किसका एग्जाम्पल हो गया? टोकोलाइटिक्स का। इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें? जो नसेड्स होते हैं, NSAIDs, नसेड्स, वो भी क्या होते हैं? टोकोलाइटिक एक्शन होते हैं। एफ्रोडाईसीएक्स, एफ्रोडाईसीएक्स, ये जो औषधियाँ होती है ये क्या करती है? समागम की इच्छा यानी मैथुन की इच्छा को बढ़ाती है। यौन इच्छा को बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? एफ्रोडाईसीएक्स। ठीक है, यौन इच्छा यानी लिबिडो, यौन इच्छा, लिबिडो को बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? एफ्रोडाईसीएक्स। लिबिडो क्या होता है? यौन इच्छा होती है, उसको बढ़ाने के काम में आने वाली औषधियाँ हो गई है। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन? जैसे ओइस्टर होता है, ठीक है, वाटरमेलन होता है, ये कुछ जनरल रेमेडीज है जिनमें ये तत्व पाए जाते हैं जो यौन इच्छाओं को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए गैलेक्टोगोग्स, गैलेक्टोगोग्स यानी वे औषधियाँ जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाती है, दुग्ध उत्पादन एवं स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? गैलेक्टोगोग्स कहलाती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखिए अब पढ़ेंगे अपन ब्लड से रिलेटेड जो औषधियाँ हैं उनके बारे में। ब्लड से संबंधित औषधियाँ, तो इसमें क्या ले सकते हैं? सबसे पहले अपन एंटीकोगुलेंट्स, यानी एंटीकोगुलेंट्स किसे बोल देंगे? वे औषधियाँ जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती या थक्का बनने से रोकती है, रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? एंटीकोगुलेंट्स। जैसे क्या हो गया? EDTA हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया, पोटेशियम सिट्रेट हो गया। ये औषधियाँ क्या करती है? जैसे अपन ने ब्लड कलेक्शन किया किसी वाइल में, अगर उसमें EDTA है तो वो क्या होगा? ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई एंटीकोगुलेंट्स। नंबर नेक्स्ट देखिए हीमोस्टेट्स, हीमोस्टेट्स ये वे औषधियाँ होती है जो ब्लड का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाने के काम में आने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? हीमोस्टेट्स। जैसे विटामिन K हो गया, ठीक है, विटामिन K। देखिए हीमोस्टैटिक्स वे दवाएं होती है जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने, विटामिन K हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें? ट्रेक्जिनेमिक एसिड हो सकता है, ट्रेक्जिनेमिक एसिड। तो ये औषधियाँ क्या काम आती है? ब्लड कोगुलेशन यानी रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। इसके बाद में देखिए वेजोडाइलेटर,
वेजोडाइलेटर किसे कहेंगे? वे औषधियाँ जो रक्त वाहिनियों को डायलेट यानी शिथिल करने का काम करती है, यानी रक्त वाहिका को शिथिल करती है। वे औषधियाँ क्या कहलाती है? वेजोडाइलेटर कहलाती है। इसका अपोजिट कर दें अपन तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर किसे कहेंगे? वे औषधियाँ जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर। नेक्स्ट देखिए, आँख से संबंधित जो दवाएं होती है, माइड्रेटिक्स। देखिए माइड्रेसिस का क्या मतलब होता है? माइड्रेसिस का मतलब होता है जो आँख की पुतलियाँ होती है उनको डायलेट करना, उनको शिथिल करना क्या कहलाता है? माइड्रेसिस कहलाता है। तो वे औषधियाँ जो आँख की पुतली को शिथिल करती है, यानी पुतली को शिथिल करने वाली औषधि क्या कहलाएगी? माइड्रेटिक कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एमाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए, मियोसिस, यानी आँख की पुतली को संकुचित होना क्या कहलाता है? मियोसिस कहलाता है। और मियोटिक ड्रग क्या होगी? वे औषधियाँ जो आँख की पुतलियों को संकुचित करती है। ठीक है, पुतली को संकुचित करने वाली औषधि क्या कहलाती है? मियोटिक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोलिन। जो कोलिनर्जिक होती है दवाएं, वो क्या करती है? आँख की पुतली को संकुचित करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, एनेस्थेटिक एजेंट्स। एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है? शरीर के किसी एक भाग या पूरे शरीर से संवेदनाएं ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उनको निश्चेतन करना क्या कहलाता है? एनेस्थीसिया कहलाता है। एनेस्थीसिया के काम में आने वाली जो औषधियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक ड्रग। अब देखिए एनेस्थीसिया कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार से डिवाइड कर दें इसको अपन। एक हो सकता है लोकल एनेस्थीसिया और एक हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का क्या मतलब है? कि शरीर के किसी एक भाग को, ठीक है, शरीर के किसी विशेष भाग को निश्चेतन करना क्या कहलाता है? लोकल एनेस्थीसिया कहलाता है। और जनरल एनेस्थीसिया का क्या मतलब है? पूरे शरीर को निश्चेतन करना जनरल एनेस्थीसिया कहलाता है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए एग्जांपल इसके लिए अपन क्या ले सकते हैं? लिग्नोकेन ले सकते हैं, लीडोकेन ले सकते हैं, जाइलोकेन हो सकता है। ये क्या कहलाते हैं? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। और जनरल एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल ले, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होता है? इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जाइलाजिन। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा अपन ने? एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में। एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो दवा होती है कौन कौन सी होती है। इसके बाद में देखिए और कौन सी दवाएं हो सकती है, कैसे विभाजित कर सकते हैं अपन दवाओं को। तो सामान्य सी दवाएं जो होती है काम में आने वाली, जैसे एंटीपायरेटिक हो गया। एंटीपायरेटिक दवा किसे कहेंगे अपन? वे दवा जो बुखार को कम करती है, या ज्वरनाशक दवा क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? पैरासीटामोल सबसे सामान्य एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन सी हो जाएगी? वे औषधियाँ जो इन्फ्लामेशन को कम करने का कार्य करती है। ये कौन सी होती है? NSAID बोल दूँ मैं सभी, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। जैसे एग्जाम्पल लें इनके अपन, एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेमोस्लाइड हो गया, पैरासीटामोल हो गया। ये सभी औषधियाँ क्या कहलाती है? एंटी इन्फ्लामेटरी।